डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में जनगणना 2027 महाअभियान की हुई शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वगणना की। घर घर डेटा संग्रह की प्रक्रिया चलेगी। रायपुर में कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने की 3 अहम बैठकों में संगठन और महिला आरक्षण पर बनी रणनीति। महिला आरक्षण पर जनता तक सच्चाई पहुंचाने के लिए होगा कार्यक्रम। जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने किया घटनास्थल का दौरा। सीएम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। वहीं कांग्रेस ने दुर्घटना को सरकारी लापरवाही का बताया परिणाम। क्रूज में सवार लोगों के पास नहीं थी लाइफ जैकेट। बोर्ड परीक्षा में झारखंड टॉप करने वाले सनी कुमार वर्मा को बीजेपी ने किया सम्मानित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1 लाख रुपए की दी प्रोत्साहन राशि। 99.60% अंक लाकर सनी बने हैं झारखंड टॉपर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड में जनगणना 2026 के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजधानी के लोक भवन में राज्य की स्वगणना प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और आवासीय जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर अभियान में भागीदारी की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने आंकड़ों की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राज्य या राष्ट्र की तरक्की केवल हवाई दावों से नहीं, बल्कि ठोस और सटीक आंकड़ों के आधार पर तय होती है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल व्यक्तियों की गिनती नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक डेटाबेस है जो परिवारों की संरचना, जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति और समाज के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों जैसी योजनाओं का खाका तैयार करती हैं। जनगणना समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे नीति निर्माण में सटीकता आती है। रांची में जनगणना 2026 के प्रथम चरण आवास गणना की शुरुआत के साथ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने अपने कार्यालय कक्ष में स्वगणना का फॉर्म भरकर अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के समग्र विकास की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े सरकारों को योजनाओं के बेहतर निर्माण, संसाधनों के संतुलित विवरण और अंतिम व्यक्ति का विकास पहुंचाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना केवल सरकार का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने अपील की कि सभी नागरिक आने वाली जनगणना टीमों को सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि छोटी सी त्रुटि भी पूरे अभियान की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने बताया कि नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके तहत लोग 1 मई से 15 मई 2026 तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इससे प्रक्रिया और अधिक सरल और तेज हो जाएगी। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और इसका उपयोग केवल विकास योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार रांची जिले में जनगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशिक्षक गणनाकार एवं पर्यवेक्षक क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। केंद्र द्वारा महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को रेखांकित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रमा खलको ने भाजपा पर भ्रम फैलाकर चुनाव जीतने का इसे एक षड्यंत्र करार दिया। तो वहीं उन्होंने रांची स्थित कांग्रेस भवन पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने असम और बंगाल चुनाव के दौरान महागठबंधन के सत्ता दलों में तकरार पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
लोकसभा के विशेष सत्र में 2 दिवसीय विशेष सत्र में जो महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से आवाज उठी थी उसे विपक्ष ने दबाया और विपक्ष पर ये आरोप लगाया गया केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो एनडीए गठबंधन है ये आरोप लगाते नजर आए कि विपक्ष जो है महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, महिला विरोधी है विपक्ष। ऐसे में इस कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष श्रीमती रमा खलको जी है। सबसे पहले एपीएन में उनका हम स्वागत करेंगे और ये जानेंगे जो ये आरोप है विपक्ष पर कि महिला विरोधी है कांग्रेस, इस पर वो क्या कहती है, भाजपा को कैसे वो जवाब देना चाहिए। हाल ही में जिस तरीके से लगातार जन आक्रोश देखने को मिला, महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला, खासकर भाजपा महिला मोर्चा। देखिए, 2 दिन के जो विशेष सत्र 16 और 17 को संसद में चलाया गया और वो जो बिल लाया गया और उस बिल में 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन वो बिल गिर गया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये देश में एक नैरेटिव फैला रही है और भ्रम और झूठ का जो फैलाने का काम कर रही है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है वो लोग महिला नारी बंधन बिल जो है उसको उन्होंने खारिज किया या फिर उसमें साथ नहीं दिए। मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक बिल था सर्वसम्मति से सदन में पास किया गया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, लेकिन उसके बाद वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। फिर वो 2023 के सितंबर में आया गया और सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। अब ये जो 2026 में आप ला रहे हैं उसमें स्पष्ट था, क्योंकि वो कानून बन चुका, अब उसमें स्पष्ट था कि आप जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद आप परिसीमन पे आप आएंगे, उसके बाद 2029 के बाद आपने महिला आरक्षण देने की आपने बात कही थी। तो फिर ये 3 जो साल के बाद अचानक आप विशेष सत्र बुला करके आप इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इससे चलिए बाहर की आपने बात की, राज्य की बात बोल रही है कि गठबंधन मजबूत है, राज्य की ही बात कर लेते हैं। प्रशासनिक विभाग पर लगातार कांग्रेस के विधायक नेता आवाज उठाते हैं। अभी हाल की जब ये क्षेत्रीय भाषा विवाद उठा, इस पर चर्चा हुई कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बोर्ड परीक्षा में झारखंड टॉप करने वाले छात्र सनी कुमार वर्मा को उनकी शानदार सफलता के सम्मानित करते हुए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कल रांची स्थित पार्टी कार्यालय में सनी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर आगे की पढ़ाई के लिए उक्त राशि प्रदान कर अपना वादा पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रांची के मधुकम निवासी ब्रजेश कुमार वर्मा के सुपुत्र सनी कुमार वर्मा ने सेंट ओलेसिस हाई स्कूल रांची में मैट्रिक परीक्षा में 498 अंक प्राप्त कर पूरे झारखंड में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र एवं राज्य का गौरव बढ़ाया है। बहरहाल उनकी अद्भुत सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, प्रतिभा और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का जो वातावरण बना है उसी का परिणाम है कि आज साधारण परिवारों से निकलकर भी बच्चे अपनी मेहनत और लगन से असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि समाज के मेधावी और परिश्रमी विद्यार्थियों को यदि समय पर सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। मजदूरों की एकजुट आवाज से मजदूर दिवस की शुरुआत हुई, जहां श्रमिकों का उत्साह और हौसला देखने लायक था। इसी कड़ी में यूनियन के केंद्रीय महासचिव इंद्रदेव महतो और केंद्रीय सचिव वतन महतो बेरमो आवासीय कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर श्रमिकों को उनके अधिकारों और संगठन की ताकत का संदेश दिया। उनके संबोधन ने सैकड़ों मजदूरों में नई ऊर्जा और जागरूकता भर दी। नेताओं ने बताया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई मद्रास में हुई। यह दिन मजदूरों के संघर्ष, उनकी मेहनत और उपलब्धियों को सम्मान देने का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जो हक और अधिकार की लड़ाई की याद दिलाता है। मजदूर दिवस इन मजदूर किसान की तरफ से मनाया जा रहा है और क्योंकि मजदूर जो है राष्ट्र की रीढ़ है, मजदूर से ही देश चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट में मजदूर का ही योगदान रहता है। ऑल इंडिया में भी मजदूर का ही योगदान रहता है। गर्मी ठंडा में मजदूर अपने पसीना बहाते हैं, तो आज उनका दिन है और मैं आज के दिन मजदूरों को शुभकामनाएं देता हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर आज झारखंड समेत पूरे देश में मजदूरों के हक और सम्मान से लेकर शहीद मजदूरों के प्रति एकजुटता दिखाकर उन्हें याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची स्थित सीपीआई कार्यालय में एक श्रद्धांजलि का समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि सीपीआई राज्य कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं ने शिकागो के शहीद मजदूरों के साथ साथ झारखंड आंदोलन और खदान हादसों में जान गंवाने वाले मजदूरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज भी मजदूर न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और काम के घंटों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नए श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग उठाई गई। इसी अवसर पर सीपी नेता महेंद्र पाठक ने बताया कि 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे काम की मांग पर शहादत दी थी और आज भी पूंजीवादी ताकतें मजदूरों का शोषण कर रही हैं। बहरहाल झारखंड में भी असंगठित क्षेत्र में मजदूर, मनरेगा मजदूर, खदान मजदूर बहरहाल है। सीपीआई उनके हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। इस मौके पर सीपीआई के नेताओं ने कहा कि राज्य में मजदूरों का पलायन, ठेका प्रथा और एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश के खिलाफ मजदूरों को एकजुट होना होगा। शहादत देने के बाद 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों की कुर्बानी के बल पर एक कानून बना था। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। लेकिन आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार वह कानून को बदल करके 44 श्रम संहिता को बदल करके 4 कानून में ले आया। आज 8 घंटा की जगह अब 12 घंटा काम करने की नौबत है। कानून पास हो गया, कल आने वाला दिन में 18 घंटा होगा। इस परिस्थिति में आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम तमाम लोग शपथ लेते हैं कि 4 लेबर कोड को बदलने के लिए संघर्ष तेज होगा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे जंग का ऐलान होगा। पूरे देश के अंदर आज मजदूर दिवस के अवसर पर उन शहीदों को, शिकागो के तमाम शहीदों को जिन्होंने लड़ करके कानून को बनाया था, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन के लिए वह कानून जो बनाया था, उन तमाम शहीदों को मैं अपने ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की ओर से सलाम पेश करते हैं। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री कल अचानक से कुलगू पिस्का नगरी स्थित बिहार समाज कल्याण संस्थान का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां के बुजुर्गों से मिलकर डीसी ने उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था, भोजन, स्वच्छता तथा चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे एवं आश्रम के केयरटेकर भी उपस्थित रहे। वहीं उपायुक्त ने आश्रम परिसर में एक-एक कर सभी रूम, किचन, डाइनिंग एरिया और कैंपस का विस्तृत निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने संत मदर टेरेसा क्लिनिक का भी गहन निरीक्षण किया, जहां उन्होंने क्लिनिक में उपलब्ध दवाओं, चिकित्सा सुविधाओं और इलाज की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। इस निरीक्षण कार्य के दौरान उपायुक्त को सूचना मिली कि वृद्ध आश्रम में 2 बुजुर्ग अस्वस्थ हैं और उन्हें वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियां हैं, जिस पर मंजुनाथ भजंत्री ने तत्काल सिविल सर्जन सदर को निर्देश देते हुए कहा कि दोनों बुजुर्गों का उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया जाए और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर निरंतर नजर रखी जाए। इसके अलावा उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग हमारे समाज के अनुभवी नागरिक हैं। उनकी देखभाल, आरामदायक आवास, पौष्टिक भोजन और समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन नैतिक दायित्व है। महज 7 साल की उम्र में अपने जज्बे का बेहद अनोखा परिचय देते हुए जलडमरू मध्य तैरकर पार कर पूरे विश्व में इतिहास रचने वाले रांची के तैराक ईशांक सिंह ने इस नन्ही सी उम्र में अपने अद्भुत इच्छा शक्ति एवं जुनूनी हिम्मत का प्रदर्शन किया है। दरअसल श्रीलंका के तलाई मनार से तैरना शुरू कर ईशांत ने खराब मौसम के बावजूद गुरुवार को भारत के धनुषकोडी तक की 30 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट की कठिन दूरी केवल 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। इस तरह समुद्र की लहरों को पार कर नन्हे तैराक ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत का परचम विश्व स्तर में लहराने का काम किया है। बहरहाल रांची के ईशांत सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे छोटी उम्र के तैराक बनने का खिताब जीत लिया है। जहां ईशांक सिंह के स्थित रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके स्वागत में परिजनों, खेल प्रेमियों और शहरवासियों ने ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ उनका अभिनंदन किया, जिसे देखकर तैराकी के सुपर हीरो ईशांक ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत रांची और पूरे देश की जीत है। ईशांक सिंह ने
जल जमरू मध्य को पार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो प्रतिदिन रांची के धुरवा डैम में 15 से 20 किलोमीटर तक कठिन अभ्यास किया करते हैं ताकि वो इस बड़े मुकाम के लिए अपने शरीर को पूरी तरह तैयार कर सकें। खुद का लक्ष्य है कि मैं इंडिया से श्रीलंका जाऊंगा और बैक टू बैक नॉन स्टॉप वापस आऊंगा। ये इसका दूसरा लक्ष्य है। उसके आगे फिर इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ कैरोलिना जो बोलते हैं वो है, 7 समुंदर है, तो बहुत चैलेंजेस है और करेगा ये ओलंपिक। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में 3 महत्वपूर्ण बैठकें ली। इन बैठकों में संगठन और महिला आरक्षण को लेकर रणनीति बनाई गई। रायपुर में आयोजित बैठकों में विधायकों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई। सचिन पायलट ने क्षेत्रीय मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने वार्ड, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी संगठन मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण पर जनता तक सच्चाई पहुंचाने के लिए जल्द व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का 67वां जन्मदिवस इस बार भव्य जन उत्सव के रूप में मनाया गया। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में समर्थकों का उत्साह देखने को मिला, जहां 24 घंटे तक बधाई देने वालों का सिलसिला जारी रहा। रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के जन्मदिन पर उनके आवास में विशेष पूजन और हवन का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जनता के कल्याण की कामना की। जन्मदिन की पूर्व संध्या से ही समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया, जो लगातार 24 घंटे तक चलता रहा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हजारों लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समर्थकों ने कई अनोखे आयोजन किए। कहीं 67 किलो का केक काटा गया तो कहीं 67 अलग अलग केक के साथ जश्न मनाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में 200 से ज्यादा केक काटकर खुशी जाहिर की गई। सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए जन्मदिन पर सेवा कार्य भी किए गए। 100 से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। वहीं भजन मंडलियों को स्पीकर सेट भी दिए गए। इसके अलावा धान और लड्डुओं से तौलने वाले जैसी पारंपरिक रस्में निभाई गईं और सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर उनके दीर्घायु की कामना की गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां नदी में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मामला सामरीपाट थाना क्षेत्र के बुताही गांव का है, जहां 5 और 6 साल के 2 बच्चे गर्मी से राहत पाने में नदी में नहाने गए थे। नहाते समय दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। साथ में मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा की कार्यवाही के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। यह पूरा मामला सामरीपाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 40 से 45 पर्यटक सवार थे। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ। जबलपुर के बरगीबाद में हुए क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जिनके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत कुछ अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बरगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। जिम्मेदारी तय हो, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है या जो केरल से दिल्ली से पर्यटन आए हैं उन्हें बचाना चाहती है। सरकार देर से जागती है। क्या 24 घंटे में मृतक परिवारों को न्याय मिलेगा? सरकार बताए। गौरतलब है कि जबलपुर जिले में स्थित बरगीबाद में गुरुवार शाम तेज आंधी के बीच पर्यटकों से भरा एक क्रूज खमरिया टापू के पास असंतुलित होकर डूब गया।
इस क्रूज में कुल लगभग 31 लोग, 2 स्टाफ और 29 पर्यटन सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। खराब मौसम और अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। रात करीब 9 बजे एक युवक ने क्रूज में फंसे होने की सूचना पर सेना की मदद ली, जिसके बाद 10:30 बजे सेना की टीम मौके पर पहुंची और अभियान तेज किया गया। गुरुवार सुबह फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। के अंदर जो कल मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है, कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां पुणे के भोर तालुका में चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने घर के सामने खेल रही मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के शव को गोबर के ढेर के नीचे छुपा दिया। दोपहर के समय जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान बच्ची का शव तबेले में मृत अवस्था से मिला। इलाके में सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। स्थानीय जानकारी के अनुसार यह बच्ची अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आई थी। जानकारी के मुताबिक यौन उत्पीड़न के बाद पत्थर से वार कर बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। भोर तालुका के नसरापुर गांव में हुई इस मासूम की हत्या और अत्याचार की घटना के विरोध में नसरापुर गांव पूरी तरह बंद है। नसरापुर व्यापारी एसोसिएशन और समस्त ग्रामवासियों ने आज बंद का आह्वान किया है, जिसे दुकानदारों का भारी समर्थन मिल रहा है। तो फिलहाल स्टेट लाइन में बस इतना ही। नमस्कार।